जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने संधि को खत्म कर लिया था, यानी संधि को हमने पूरा कर लिया था और इसी के साथ जो शब्द के अंतर्गत हमारे जितने भी टॉपिक थे उनको हमने कर लिया था। तो अभी तक की क्लास में हमने जितना पढ़ा है एक बार उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे हमें क्या पढ़ना है उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको जब पहली क्लास में बताया था कि हिंदी व्याकरण को हम 4 चीजों के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहली शब्द, दूसरा पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद, चौथा हम इसको पढ़ते हैं वाक्य के रूप में। अब देखिए, वर्ण मैंने आपको करवाए थे, जब बताया था कि वर्ण को भी 2 आधार पर करा था, स्वर और व्यंजन। स्वर में बताया था दीर्घ, हर्ष, दीर्घ और लुट। ह्रस्व व्यंजन में बताया था स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, गौण व्यंजन, अनुनासिक, अनुस्वार को अलग से पढ़ाया था इन दोनों के अलावा। उसके बाद जो शब्द है, शब्द में हमने पढ़ा था 4 आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं, वही उत्पत्ति, संरचना, अर्थ और प्रयोग के आधार पर, जिसमें मैंने आपको बताया था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शंकर शब्द हम किस में पढ़ते हैं, उसके पहले भाग में। उसके बाद हमने उसी में ऋण, यौगिक, योग शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वो सारी चीजें हमने देखी थी, विकारी या वाक्यारी शब्द। उसके बाद हमने इसमें प्रत्यय, उपसर्ग, समास भी करा था और फिर संधि भी करी थी। इसके बाद हमारा शब्द थे वो हमारे हो चुके थे। अब देखिए, इन 4 चीजों में से हम 2 चीजें कर चुके हैं। कौन सी? वर्ण कर चुके हैं, शब्द कर चुके हैं। अब हमारी 2 चीजें रहती हैं, पद और वाक्य। तो आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों पद। अब जब हम पद शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जब हम शब्द कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि पद क्या होते हैं, अगर आपको याद होगा तो। उसमें मैंने बताया था आपको, जब शब्द करवाए थे, कि वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। पर अगर वही शब्द वाक्य में आ जाए तब वो शब्द ना रह के क्या हो जाता है? पद। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, मैंने आपको उदाहरण दिया था गुलाब। अब ये देखिए, ये जो गुलाब है ये कई वर्णों से मिलके बना है, स्वर और व्यंजन दोनों से मिलके बना है, तब ये गुलाब क्या है? एक शब्द है। पर जैसे ही ये गुलाब का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे तो ये बन जाएगा पद। इसमें उदाहरण जैसे हम यहाँ पर ये लें कि यह गुलाब पीला है, या यह गुलाब सुंदर है, यह गुलाब लाल है। जैसे ही इसका वाक्य में प्रयोग होगा तो ये जो गुलाब है वो क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। ये तो जाना हमने पद। अब मैं समझती हूँ कि आप पद समझ गए होंगे कि जो शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाए वो शब्द कहलाएगा, पर अगर वही शब्द वाक्य के रूप में प्रयोग हो या वाक्य के अंतर्गत प्रयोग हो तो वह शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब ये तो था हमारा पद। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पद के कितने भेद होते हैं, या पद के अंतर्गत हम कौन कौन से विषय, कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, कौन कौन से प्रकरण। अब ये जो देखिए, जो पद होते हैं इसके जो भेद होते हैं, इसके भेद होते हैं कितने? 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से इसके जो 5 भेद होते हैं? पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब देखते हैं कि इनको हम किस किस तरह से पढ़ते हैं। पद भेद के अंदर ये जो 5 विषय हैं या 5 टॉपिक हैं, इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो संज्ञा है, संज्ञा को तो हम 2 तरह से देखते हैं। पहला आप देख लीजिए, जो संज्ञा को हम 5 भेद करते हैं उसमें हम करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हम करते हैं जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हम करते हैं भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हम 2 संज्ञा, वैसे मूल रूप से तो हम ये 3 संज्ञा पढ़ते हैं, पर उसके बाद भी हम 2 संज्ञाएं देखते हैं। समुदाय वाचक संज्ञा, और उसके अलावा हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आप देखिए, इसको तो हम जब नंबर देते हैं तो हम कहते हैं व्यक्तिवाचक 1, जातिवाचक 2, भाववाचक 3। अब
किसी किसी किताब में तो ये 3 संज्ञा दी होती हैं, और ये जो 2 संज्ञाएं समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। पर कुछ किताबों में इसको अलग से पढ़ा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको जातिवाचक वाचक संज्ञा के अंतर्गत रख के बताया है। पर इसको जो हम नंबर देंगे, हम नंबर देंगे 4 और 5 ही। तो इस तरह से हम संज्ञा पढ़ेंगे। अब देखिए, संज्ञा में जो भी शब्द आते हैं, जो नाम आते हैं, उनका जब परिवर्तन होता है, उन्हीं संज्ञा का जो परिवर्तन होता है वो किस आधार पर होता है। तो देखिए, संज्ञा का जो रूप परिवर्तन करते हैं हम, जैसे हम कोई भी स्थान का नाम ले, किसी भी हम महिला का नाम ले, किसी भी वस्तु का नाम ले रहे, तो जब उसका परिवर्तन होता है उस संज्ञा का, तो किस आधार पर होता है? उसका परिवर्तन होता है लिंग के आधार पर, उसका परिवर्तन होता है वचन के आधार पर, और उसका परिवर्तन होता है कारक के आधार पर। तो इस 3 आधार पर जो संज्ञा है उसका क्या होता है? परिवर्तन होता है, रूप में परिवर्तन। अब लिंग को भी हम 2 तरह से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम पुल्लिंग, दूसरा पढ़ते हैं हम स्त्रीलिंग। इस तरह से वचन को भी हम 2 तरह से पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कर्ता कारक, उसके बाद हम देखते हैं कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर हम देखते हैं संप्रदान, फिर हम देखते हैं अपादान, फिर हम देखते हैं संबंध कारक, उसके बाद अधिकरण कारक, और जो अंतिम हमारा आता है वो आता है हमारा संबोधन कारक। उसके बाद हम देखते हैं सर्वनाम। अब देखिए, संज्ञा में तो हम ये सारी चीजें देखते हैं, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उसके बाद समुदायवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर हम देखते हैं कि जो संज्ञा है उसका परिवर्तन कैसे होता है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। अब आते हैं सर्वनाम में। अब देखिए, सर्वनाम को हम किन किन रूपों में पढ़ते हैं। सर्वनाम को हम देखते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम, उसके बाद हम देखते हैं इसको निश्चय वाचक सर्वनाम, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसको अनिश्चय वाचक सर्वनाम। फिर हम देखते हैं इसमें निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद अंतिम हम देखते हैं संबंध वाचक सर्वनाम। तो इस तरह से जो सर्वनाम है उसको हम 6 रूपों में देखते हैं। उसके बाद आते हैं हम विशेषण, और विशेषण को हम 4 रूपों में देखते हैं। पहला गुणात्मक विशेषण, दूसरा हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद हम देखते हैं परिमाणवाचक, इसको हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। फिर हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण, और उसके बाद और अंतिम हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से विशेषण को हम 4 भागों में पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्रिया को भी देखिए हम 2 रूपों में देखते हैं। एक जो क्रिया देखते हैं वो देखते हैं हम प्रयोग के कर्म के आधार पर, और जो दूसरी देखते हैं प्रयोग या संरचना के आधार पर देखते हैं। उसके बाद जो कर्म के आधार पर है उसको भी हम 2 रूपों में देखते हैं। कैसे? एक को देखते हैं हम आकर्मक क्रिया, दूसरे को देखते हैं हम साकर्मक क्रिया।
अब ये देखिए, ये जो आक्रमक और साक्रमक क्रिया है उसमें भी हम क्रिया को दो रूप से देखते हैं। पहला देखते हैं हम एक क्रमक क्रिया, दूसरे को देखते हैं हम द्वि क्रमक क्रिया। इस तरह से हम क्रिया को देखते हैं। अब देखिए, जो प्रयोग के आधार पर देखते हैं उसको भी हम कई रूप में देखते हैं। जैसे उसको हम देखते हैं सामान्य क्रिया, या उसको हम देखते हैं सामान्य, उसके बाद हम देखते हैं उसको संयुक्त क्रिया, उसके बाद हम उसको देखते हैं नाम धातु से नाम धातु क्रिया, उसके बाद हम देखते हैं उसको प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया। तो हम इसको सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणात्मक, पूर्वकालिक क्रिया के रूप में, अनुकरणात्मक क्रिया, फिर विधि सूचक क्रिया के रूप में भी देखते हैं। विधि सूचक क्रिया के रूप में भी हम इसको देखते हैं। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, किन्हीं किताबों में, कुछ किताबों में इनके जो नाम है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी, और कुछ इनके नाम है जो डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब जैसे पूर्वकालिक क्रिया को उसमें और कुछ भी लिखा हो सकता है, पर क्रिया को प्रयोग के आधार पर हम इस तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद क्रिया के बाद हम पढ़ेंगे अव्यय। अब देखिए, जो क्रिया है इसके अंतर्गत हम दो चीजें और पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम काल और एक पढ़ेंगे हम पद। उसको एक पढ़ेंगे हम काल और एक पढ़ेंगे हम पद परिचय। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। ये जो काल है, काल को तो आप जानते हैं तीन तरह से पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उस काल में भी हम उसको कितने रूप में पढ़ते हैं, जब मैं काल पढ़ाऊंगी तब मैं आपको वो बताऊंगी। अब ये देखिए, जो पद परिचय, इसको भी हम तीन रूप में पढ़ते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये जो पद परिचय है ये स्पेशली 10th क्लास के सिलेबस में है। 10th क्लास का जो सिलेबस है एनसीईआरटी बुक का, उसमें 4 टॉपिक है, जिसमें से एक जो टॉपिक है वो पद परिचय भी है। ये भी 3 से 4 नंबर का उसमें पूछा जाता है। उसके अलावा ये यूपी टेट के जो 6 to 8 वाला पेपर होता है उसमें भी, सेकंड पेपर जो होता है उसमें भी वो पूछा जाता है। और पद परिचय के साथ वैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी दृष्टि से ये सारे ही टॉपिक उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में पद परिचय के अंतर्गत हम किन 5 टॉपिक को पढ़ेंगे, किन 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, वो हमने आज मोटा मोटा देखा। अब अगली क्लास में दोस्तों हम लोग जो करेंगे वो हम करेंगे संज्ञा, और जानेंगे कि संज्ञा के अंतर्गत हमें 5 प्रकार की संज्ञा को किस प्रकार पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे वाली क्लासेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका छोटा सा मैंने आपको यहाँ पर टेबल फॉर्म में लिखवाया है कि आने वाली क्लासेस में हम क्या और कैसे पढ़ेंगे। तो आने वाली क्लासेस में दोस्तों हम ये पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम करेंगे संज्ञा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में संज्ञा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।